जय श्री कृष्ण गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बूढ़ी माँ का सपना। बेटे बहू ने बूढ़ी माँ का विदेश जाने का सपना तोड़ना चाहा तो माँ ने ऐसा किया कि बेटे बहू के होश ठिकाने आ गई। रमा, ओ रमा, अरे कहाँ मर गई ओ रमा, ये बुढ़िया मेरा दिमाग खराब करके रख देती है। इसका रोज का काम है यूं गायब हो जाना। आज आने दो इस बुढ़िया को। मैंने ठीक किया, नहीं तो मेरा नाम गीता नहीं। इसका सारा गायब होना निकालूंगी आज। रमा जी की बहू अपने घर में इधर से उधर अपनी सास को ढूंढते हुए गुस्से में बड़बड़ा रही थी। 2 मिनट बाद रमा जी घर में दाखिल हुई तो बहू ने हाथ में बाल्टी ले रखी थी। उसने वही बाल्टी रमा जी के सर में देकर मारी तो उनकी चीख निकल पड़ी और नीचे गिर पड़ी। उनके सिर में सूजन का गोला उभर आया। गीता गुस्से में बोली, कहाँ मर जाती हो रोज रोज? किससे मिलने जाती है इस उम्र में? शर्म नहीं आती तुझे? मेरा जीना हराम करके रख दिया है तूने। कुछ काम कराना हो तो तू गायब हो जाती है, फिर मुझे ही करना पड़ता है। आज के बाद अगर बाहर गई तो आज तो बाल्टी मारी है, कल को आंख ही निकाल दूंगी। घूरे मत इन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे। आज गीता ने सारी हदें पार कर अपनी सास के सिर में बाल्टी मार कर वहाँ जमीन पर पड़ा छोड़ दिया। वो तो शुक्र है बाल्टी प्लास्टिक की थी, लोहे की होती तो उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। लेकिन प्लास्टिक की बाल्टी भी कम नहीं होती। अगर अचानक से सर में मारो तो दिन में तारे नजर आ जाएं। और रमा जी तो वैसे भी बूढ़ी औरत थी। उनके सिर में अचानक बाल्टी लगने से उन्हें चक्कर आ गई और वो नीचे गिर पड़ी। कुछ देर वे इसी पीड़ा के साथ वहीं पड़ी रहीं। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उनका जुर्म भी कुछ ना था। घर का सारा काम करके ही वो बाहर गई थी। लेकिन उनकी बहू गीता बहुत खराब आदत की औरत थी। सास पर ऐसे हाथ उठा देती थी कि जैसे वो कोई बच्चा हो। गीता फिर से बोली, ए बुढ़िया, वहीं पड़ी रहने का बहाना करती रहेगी या अब घर का काम भी करेगी? अब खड़ी हो जा, वहाँ से बहुत काम पड़े हैं, चल आकर काम निपटा। रमा जी धीरे धीरे दीवार के सहारे उठकर किचन में जाकर बर्तन धोने लगी और बहू टीवी के आगे अपना पसंदीदा सीरियल देखने में व्यस्त हो गई। रमा देवी जी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा राजीव है, छोटा बेटा रोहित। राजीव की पत्नी आशा और रोहित की पत्नी गीता। राजीव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहता है, जहां उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब है, जबकि रोहित अपनी मां और पत्नी के साथ रहता है, जो पास के शहर में बैंक में कार्यरत है। रमा जी मोटी तगड़ी, बहुत बुद्धिमान, शांत स्वभाव वाली महिला थी। लेकिन अब बहू ने उन्हें सता कर बहुत कमज़ोर कर दिया। उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ चुका था। जब रमा जी की शादी मोहन जी से होकर वे इस घर में आई थी तो देखने वालों के होश उड़ गए थे। रमा जी अपने माँ बाप की 2 बहनें हैं, दोनों में 2 साल का ही फर्क है। रमा जी छोटी हैं और कमला जी बड़ी। दोनों की शादी एक ही मंडप में इसलिए कर दी गई थी क्योंकि इनके पिता को अनेक बीमारियों ने घेर लिया था, जिससे ये निर्णय लिया गया कि दोनों बहनों की शादी एक साथ ही कर दी जाए। दोनों के लिए योग्य वर भी मिल गए थे। पिता के जीवन में ही एक ही मंडप में दोनों को फेरे संपन्न करा दिए गए। शादी के कुछ दिन बाद ही माता भी परलोक सिधार गई। रमा जी का बचपन से ही एक ही सपना रहा था कि वे एक बार पेरिस का एफिल टावर देखकर जरूर आना है। पिता भी एक किसान थे
तो उनकी हैसियत भी अपनी बेटी को एफिल टावर दिखाने की नहीं थी। अपने कमरे को भी एफिल टावर की तस्वीरों से सजाए रखती थी, तो उनकी बड़ी बहन उन्हें रोकती थी। ये पागलपन छोड़ दे रमा, ऐसे सपनों में क्यों जीती है तू जो संभव ही ना हो। छोड़ दे मेरी बहन, छोड़ दे ये सपना देखना। सपने वही देखने चाहिए जो असंभव हो, ताकि उन्हें संभव बनाने के लिए जटिल से जटिल प्रयास कर सकें। रमा जी ने अपने धुन में गुनगुनाते हुए अपनी बहन को जवाब दिया, तो उनकी बहन चुप हो गई। रमा जी के सर पर एफिल टावर देखने का भूत सवार था। रमा जी जो भी थोड़ी बहुत रकम पिताजी या किसी और से मिलती उसे जोड़ने में लगी हुई थी। इसके साथ साथ वे अपनी माँ से अचार और मुरब्बा भी बनाना सीख रही थी। इसी दौरान उनकी शादी हुई, तो उन्होंने सोचा अब तो शादी हो रही है, पति मुझे एफिल टावर दिखा देंगे। लेकिन यहाँ भी फूटी किस्मत। पति का व्यवसाय भी करने खाने का ही था। मोहन जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हुआ करते थे और रमा जी से बहुत प्रेम भी करते थे। उनके खाने पहनने में कोई कमी भी नहीं आने देते। लेकिन रमा जी का एफिल टावर का सपना उन्हें चैन से नहीं रहने देता। वे अचार और मुरब्बा डालने में माहिर हो गई थी, जिससे लोग उनसे अचार और मुरब्बा भी डलवाने लगे थे, जिससे जो रकम मिलती उसमें से वो थोड़ा घर में खर्च करती और थोड़ा थोड़ा जमा करती रहती थी। किंतु उनका ये काम बच्चे होने पर छूट गया था। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो रमा जी ने फिर से काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए और अपने सपने पूरे करने के लिए वे जी जान से मेहनत करने लगी थी। इसी दौरान एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से मोहन जी चल बसे, जिससे रमा जी के कंधों पर और अधिक जिम्मेदारियां आ गई थी। पति के अचानक हुए देहांत ने रमा जी को तोड़ डाला था। वह बहुत घबरा गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और कैसे करें। बच्चे भी तो बहुत छोटे थे, किंतु उन्होंने खुद को संभाला और अपने दोनों बच्चों की खातिर जीवन में आगे बढ़ी और उन्हें अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए खूब मेहनत की और सोचने लगी कि मेरा सपना भी मेरे बच्चे ही पूरा करेंगे, मेरे बच्चे मुझे जरूर पेरिस ले जाएंगे। इसी सोच के साथ वे पूरी लगन से मेहनत करती रहीं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कराई, जिससे उन्हें नौकरी के अच्छे ऑफर प्राप्त हुए। लेकिन माँ का ये सपना ही बनकर रह गया कि मेरे बेटे मेरा सपना पूरा करेंगे। जैसे ही बेटों की नौकरी लगी तो बेटे बहुत अधिक व्यस्त रहने लगे। राजी भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करके शहर में ही बस गया, जो कि कभी कभी ही माँ के दर्शन करने आता। और रोहित ने भी अपनी मर्जी से शादी की, जिसकी पत्नी गीता सास के साथ ही घर में रहती है। किंतु गीता रमा जी को चैन से सांस भी नहीं लेने देती। खुद तो पूरा दिन टीवी में व्यस्त रहती और सास से घर का पूरा काम लेती। लेकिन रमा जी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। वह घर का काम भी करती और अपने अचार मुरब्बा का भी काम संभालती। किंतु ये अचार मुरब्बा का काम बच्चों को सुहाता ही नहीं था। जब भी सास अपना अचार मुरब्बा का काम करने बैठती, तभी उनकी बहू घर में बवंडर खड़ा कर देती थी और अपने पति से शिकायत करती, देखो अब आपकी माँ पूरे घर में क्या गंदगी मचा कर रखती हैं। किस चीज़ की कमी लग रही है इन्हें। अच्छा खासा खाना और अच्छे कपड़े मिलते हैं इन्हें पहनने को, तब भी इन्हें ये काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो रोहित भी अपनी पत्नी की बातों में आकर
माँ को धमकाता, चिल्लाता, माँ क्या ज़रूरत है आपको ये सब करने की? क्या आपका कोई काम पूरा नहीं होता? कल से घर में ये सब दिखाई भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो सब उठाकर मैं बाहर सड़क पर फेंक दूंगा। बेटे की डांट से रमा जी परेशान हो गई और गीता अपनी सास का काम बंद कराकर बड़ी खुश हुई। कुछ दिन बाद रमा जी ने काम नहीं किया तो 2 पैसों के लिए भी मोहताज हो गई, क्योंकि बस घर में 2 रोटी खाने को मिलती थी और 2 रोटी के अलावा इंसान के और भी खर्चे होते हैं। बुढ़ापे में तो दवाइयों का खर्च और भी बढ़ जाता है। रमा जी का एक ही सपना रहा है बचपन से, जिसे जीते जीते वे अब बुढ़ापे में आ चुकी थी, लेकिन उनका सपना पूरा होता नहीं दिखता था। कभी कोई अड़चन तो कभी कोई अड़चन आड़े आ जाती थी। अब रमा जी परेशान हो उठी थी, वे करें भी तो क्या करें। रमा जी की बड़ी बहन कमला की भी शादी पास के ही गांव में हुई थी, किंतु कस्बे में रमा जी के घर के थोड़ी दूरी पर सही दामों में एक प्लॉट बिक रहा था, तो उन्होंने देहात का घर बेचकर वो प्लॉट खरीदकर वहीं घर बना लिया था। उनके भी 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी और बड़े बेटे की शादी उन्होंने कर दी, किंतु छोटा बेटा दीपक शादी नहीं करना चाहता था। दीपक अपनी माँ और रमा जी से बहुत प्रेम करता था और उनका पूरा साथ देता था। उसने ही अपनी मौसी रमा जी का बैंक में खाता खुलवाया था। खुद का बेटा बैंक में नियुक्त होते हुए भी उन्हें भांजे का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि रोहित को अपनी माँ का काम करना भी नहीं भाता था, तो बैंक में खाता खुलवाने की तो दूर की बात है। इसलिए रमा जी ने भांजे के साथ जाकर चोरी से दूसरे बैंक में खाता खुलवा लिया था, जिसमें रमा जी अपने काम की रकम जमा करती रहती थी। लेकिन बेटा बहू ने उनकी सारे किए कराए पर पानी फेर डाला था। फिर उन्होंने अपने भांजे से इस बारे में बात की तो उसने घर घर जाकर अचार मुरब्बा के ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। रमा जी पहले अपने घर का सारा काम करती और जो टाइम बचता उसमें घर घर जाकर अचार मुरब्बा डालकर आया करती। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, किंतु आज गीता ने अपनी सारी हदें पार कर सास पर ऐसा अत्याचार किया कि वे पूरी तरह टूट गईं। बहू ने उन्हें बाहर ना जाने का फरमान सुना डाला। रात में पति को गीता ने सब बता दिया कि मम्मी जी रोज बाहर जाती हैं और घंटों तक गायब रहती हैं। जब रोहित ने मम्मी को गुस्से से पूछा कि कहाँ जाती हो, तो उन्होंने सब बता दिया कि मैं इस काम से बाहर जाती हूँ, तो रोहित गुस्से में और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया। लेकिन गीता ने अपने पति को शांत करा दिया और वह शांत हो गया। गीता ने रोहित को कहा कि अगर माँ काम करने बाहर जाती हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। तुम बोल रही हो ये बात जो माँ के काम से इतना चिढ़ती हो। रोहित ने भी सख्त होकर गीता को कहा तो गीता बोली, रोहित ठंडे दिमाग से सोचो, आज की महंगाई के दौर में सारे खर्चे पूरे करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है, और आज हर चीज़ के दाम ऊंचाई को छू रहे हैं। मुरब्बे और अचार के दाम भी कहां से कहां पहुंच गए। मम्मी को घर से बाहर जाने की आज्ञा इसी शर्त पर दो कि आधी रकम वो हमें दें। रोहित गीता की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है और सोच विचार करते हुए कहता है कि कह तो तुम ठीक ही रही हो, चलो फिर ऐसा ही करते हैं। वो अपनी माँ को इसी शर्त पर बाहर जाने की आज्ञा देता है। रमा जी मन महसूस कर हाँ कर देती हैं, सोचती हैं कि आधी रकम भी हाथ से जाएगी तो नहीं। इसी तरह फिर से घरों में जाकर अपना काम शुरू कर देती हैं।
जिसमें उनको जो भी रकम मिलती आधी रकम गीता को देनी पड़ती। गीता अपनी सास के सपने और उनके बैंक खाते से अनजान थी। वो यही सोचा करती थी, बुढ़िया 2 पैसे कमाकर अपना खर्च पूरा कर लेती है। एक दिन जब रमा जी अपने अचार मुरब्बा के काम से बाहर गई हुई थी, तो गीता जो उनके कमरे में कुछ लेने गई, उसकी नज़र पलंग के नीचे रखे बक्से पर पड़ी, जिसमें जल्दी में रमा जी उसका ताला बंद करना भी भूल गई थी। जैसे ही गीता की नज़र उस पर पड़ी तो चलते चलते रुक गई और नीचे फर्श पर बैठ उस बक्से को खोलने लगी। बुढ़िया का बक्सा, चलो आज देखते हैं बुढ़िया ने इसमें क्या खजाना छुपाया हुआ है। बातें तो बड़ी करती है बुढ़िया, फिर भी इसके पास होगा ही क्या। वो बक्से को खोलते खोलते बोले जा रही थी। जब उसने बक्सा खोला तो उसका मुंह पिचक गया। ओहो, ये बुढ़िया भी ना, इसमें ये कैटलॉग्स रखे हुए हैं। वो उन सभी कैटलॉग्स को उठाती है तो देखती है सभी कैटलॉग एफिल टावर के थे। वो सोच में पड़ जाती है, आखिर ये एफिल टावर की कैटलॉग्स क्यों रखी है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उन कैटलॉग्स में से एक फाइल नीचे गिरती है। गीता उसे उठाती है तो देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उस फाइल में बैंक पासबुक होती है जिसमें गीता और रोहित अनजान थे। वो उसे खोलती है तो उसकी आंखें और भी बड़ी हो जाती हैं। जब वो रकम देखती है तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेती है। उस पासबुक में पूरे 4 लाख की रकम थी जो कि गीता की होश उड़ा रही थी, और उसके साथ एक लेटर भी था जिसमें रमा जी ने अपने पेरिस जाने के सपने के बारे में लिखा हुआ था। मैं रमा, सदा जीवन जीने वाली सादा सी एक औरत, जिसकी बचपन से ही हमेशा से एक ही सपना है पेरिस जाने का। मुझे पेरिस का एफिल टावर बहुत पसंद है। मेरा सपना है, मेरा जुनून है। ना जाने मुझे ये जुनून कहाँ से आया और क्यों आया। बस बचपन से ही मैंने इसके ख्वाब से बहुत बुने हैं। मेरी बहन कहती है कि तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरा सपना जरूर पूरा होगा। माता पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि मेरा सपना पूरा कर सके, तो मन को मार डाला। फिर सोचा पति मेरा सपना पूरा कर देंगे। मेरे पति का कारोबार हल्का होने के कारण मेरा अपना सपना मन में दबाकर रह गया, लेकिन मेरा मन बार बार यही कहता कि नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। मैंने जीवन भर मेहनत की अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे मेरा सपना साकार जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ भी मेरा नसीब कमज़ोर सा निकला। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने सपने को साकार करके रहूंगी। भगवान मेरा साथ देंगे। मेहनत मैं ज़रूर करूंगी। भगवान साथ देगा तो मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। अच्छा जी, तो ये बात है। गीता ने लेटर पढ़कर कहा, बुढ़िया पेरिस जाएगी, बुढ़िया एफिल टावर देखेगी। जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज़ सास के कमरे में बुरी तरह से गूंज रही थी। वो हाथ में लेटर लिए जोर जोर से हंस हंस कर पागल हो रही थी और कह रही थी, मैं भेजूंगी तुझे पेरिस, आजा, आज तुझे एफिल टावर के ऊपर ही बैठाऊंगी। अब शब्द बोलते हुए हंसी जा रही थी। बैंक पासबुक और लेटर अपने कमरे में ले गई। जब रमा जी घर आकर अपने कमरे में गई तो उनके होश उड़ गए। अपना बक्सा खुला देखकर उनका दिल जोर से धड़कने लगा। जब उन्होंने वहां अपनी पासबुक और लेटर गायब देखा, उनका रंग पीला पड़ गया। भगवान, आज बक्सा कैसे खुला रह गया मुझसे। रमा जी अपने माथे को पीटते हुए बोली। वो दौड़कर गीता के कमरे में गई और बोली, बहू
मेरे बक्से से तूने सामान निकाला है? तो गीता हंसने लगी और बोली, हाँ, तेरा सपना अब मेरी मुट्ठी में है। तेरे पेरिस जाने का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। आ जाने दे तेरे बेटे को। रमा जी गीता के हाथ पैर जोड़ती हैं, बोलती हैं, बेटा तू रोहित को इस बारे में मत बताना। लेकिन गीता जो उनकी बातों को अनदेखा कर उनके पासबुक ऊपर उछालते हुए कमरे में इधर से उधर घुमाती रहती है। रमा जी हाथ जोड़े उसके पीछे पीछे चलती रहती हैं, लेकिन गीता को उन पर जरा भी दया नहीं आई। इतने में रोहित भी आ जाता है। वो कमरे में आता है तो देखकर पूछता है, क्या हो रहा है ये सब? गीता नाटक करके बोलती है, आइए श्रीमान आइए, देखिए अपनी माँ की करतूत। ये कहते हुए पासबुक और लेटर रोहित के हाथों में थमा देती है। रोहित जब देखता है तो उसकी आंखें भी फटी रह जाती हैं। अरे वाह मेरी माता, मैं बैंक का कर्मचारी और मुझसे ही चोरी। मेरे बैंक में खाता ना खुलवाकर दूसरे बैंक में खाता खुलवा रखा है और 4 लाख की रकम भी जमा कर रखी है। अरे वाह, मैं क्या तुम्हारे पैसे हड़प कर लेता जो अपने बेटे से भी चोरी रखी है। और ये क्या ड्रामा है, बुढ़ापे में इतना बचपन दिखा रही हो। ये पेरिस वेरिस क्या लगा रखा है? हम तो कभी दूसरे शहर तक नहीं गए और तुम क्यों पेरिस जाने के लिए सपने लिए बैठी हो? जिंदगी कितनी बची है अब तेरी? राम नाम जब बैठकर अब कभी पेरिस घुमा ही दूं अभी। रोहित अपनी माँ को अपशब्द बोले जा रहा था, जिसका साथ उसकी पत्नी भी हंस हंस कर दे रही थी। बेटे और बहू का ऐसा व्यवहार देखकर रमा जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रमा जी हाथ जोड़े बेटा बहू के सामने गिड़गिड़ाती रहीं, किंतु उन दोनों पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। रोहित लेटर और पासबुक अपनी अलमारी में रखते हुए बोला कि मेरे साथ जाकर ये रकम मेरे खाते में जमा करा देना और अब बात खत्म कर अपने कमरे में जाओ। रमा जी बोली, बेटा मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। तुम बहुत छोटे छोटे थे जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया था। तुम सबको बड़ी कठिनाइयों से पाला है और ये रकम इकट्ठा की। बेटा मुझ पर थोड़ा सा रहम कर, मेरा सपना पूरा होने दे बेटा। रोहित गुस्से में बोला, बुढ़िया मेरा दिमाग मत खा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। कहते हुए अपनी माँ को धक्का देकर अपने कमरे से बाहर कर देता है। रमा जी अपने कमरे में नीचे फर्श पर बैठकर बहुत रोती हैं। वह अपने पति की फोटो उठाती और उससे लिपटकर फूट फूट कर रोती और कहती, आप क्यों अकेला छोड़कर चले गए? कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मेरी बहन ठीक कहती थी, मैं ही पागल इस सपने के पीछे पागल थी। इसी सपने को लेकर अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। भगवान मेरी रक्षा कर। अब ये सब मुझसे ऊपर वाले भगवान अब सहन नहीं होता। रमा जी रोते रोते बेहोश हो जाती हैं। जब होश आता है तो रात के 3 बजे हुए थे। रमा जी सोचती हैं कि नहीं, मुझे अब कमज़ोर नहीं पड़ना है। मैं फिर से कोशिश करूँगी। मैं राजीव को फ़ोन करूँगी। वह सुबह होने का इंतज़ार करती हैं। सुबह होते ही राजीव को फ़ोन करती हैं और सब बात बताती हैं, किंतु राजीव पूरी बात सुने बिना ही ये कहकर टाल देता है कि रोहित ठीक ही तो कह रहा है, इस उम्र में अब क्या करेंगी ये सब करके, और फ़ोन काट देता है। रमा जी को अपने दोनों बेटों से ये उम्मीद नहीं थी। उनके दिल पर गहरा सदमा पहुंचता है। वे कुछ देर सोचती रहती हैं और बेटा बहू के जागने से पहले ही अपनी बहन के घर पहुंच जाती हैं और सारी बातें बता देती हैं। उनकी बहन और भांजा उन्हें सांत्वना देते हैं
और पहले उन्हें नाश्ता पानी खिलाते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद रमा जी भांजे के साथ महिला सुरक्षा आयोग पहुंच जाती हैं। उधर बेटा बहू जागते हैं तो रमा जी को घर में ना पाकर चौंक जाते हैं। वे तुरंत कमला जी के यहाँ जाते हैं, किंतु रमा जी वहाँ से पहले ही निकल चुकी थी। रमा जी महिला आयोग पहुँचती हैं और अपने साथ हुए अत्याचार की गुहार लगाती हैं। वहाँ उनके साथ हुए अत्याचार को ध्यानपूर्वक सुना जाता है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। महिला आयोग की कुछ महिला उन्हें अपने साथ लेकर उनके घर पहुंचती हैं। बेटा बहू पहले से ही चिढ़े हुए अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं। जब उन्होंने घर में माँ के साथ महिला आयोग की टीम को देखा तो सफ़ेद पड़ गए। उन्होंने बेटा बहू को फटकार लगाई, जिससे रमा जी और साहस आ जाता है। रमा जी रोहित की अलमारी से पासबुक और लेटर निकाल लेती हैं और कहती हैं, ये घर भी मेरे पति का है और मेरा है। मेरे घर पर भी इनका कोई अधिकार नहीं है। मेरे दोनों बेटों को मैं अपने घर से बेदखल करना चाहती हूँ। महिला आयोग की टीम उनकी बात की सराहना करती है। उनके घर के पेपर्स तैयार किए जाते हैं और उन्हें शहर वाले बेटा बहू को भी बुलाया जाता है। राजीव और आशा भी घर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया में 1 हफ्ते का समय लग जाता है। इतने में रमा जी अपने घर में ना रहकर अपने बहन के घर रहती हैं। रमा जी कहती हैं, उन्हें अपने घर से निकालकर तभी अपने घर में प्रवेश करूंगी। भांजा भी इन सब में उनका पूरा साथ देता है। बेटे बहू कमला जी के घर आकर ही अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वे उन्हें माफ़ नहीं करती और कहती हैं, बेटा तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है और आज मुझे ये सब भी करना पड़ रहा है। अरे हमने तुम्हारे लिए क्या बुरा किया है? यही ना कि तुम्हें 9 महीने कोख में रखा, पीड़ा सही, जन्म देने की पीड़ा सही, फिर पति के जाने की पीड़ा सही, फिर तुम्हें अकेले पालने पोसने की पीड़ा सही। तुम अपनी माँ के बलिदानों को कैसे भूल गए? मैंने अकेली औरत ने तुम दोनों भाइयों को मेहनत कर करके पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया क्या यही दिन देखने के लिए? मैं चाहती तो तुम्हें मजदूरी पर भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दिन रात मेहनत करके बैंक और कंपनी में नौकरी लगवाई। क्या इसी दिन के लिए कि तुम अपनी माँ पर इतना अत्याचार करो? शिक्षित होकर भी जाहिल ही निकले तुम दोनों। मैंने अकेली ने तुम्हारे सारे सपने पूरे किए और तुम दोनों से मेरा एक सपना पूरा करना तो दूर, मेरे खुद की जमा की हुई रकम से अपना सपना पूरा कराने में बाधा डाल रहे हो, उसे भी छीनना चाहते हो। आगे बढ़कर जैसे ही दोनों भाइयों ने मम्मी कहा तो रमा जी ने एक थप्पड़ दोनों के जड़ दिया। गीता और आशा ने भी अपने कान पकड़ लिए। रमा जी बोली, दूर रहो मुझसे। ये मत समझना कि अब घर के लालच में ना तुम मुझे मना लोगे। तुम अब सब मेरे दिल से निकल चुके हो। मैं अपना फैसला अब नहीं बदलूंगी। अब मेरा फैसला अटल है। तुम लोग जा सकते हो इस घर से। अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर सब घबरा गए, क्योंकि एक नारी जब अपने पर आ जाए तो सब पर भारी पड़ जाती है। रमा जी के साथ महिला सुरक्षा आयोग भी थी, तो बस चुपचाप सब वहाँ से निकल रहे थे। तभी रमा जी ने कहा, रुको। सब खुश हो गए, शायद माँ ने फैसला बदल दिया। रमा जी आगे बढ़ी और खींच के 3-4 थप्पड़ गीता के कान के नीचे जड़ दिए। गीता चिल्ला उठी, मेरा ये काम अधूरा था, इसे पूरा किए बगैर कैसे जाने देती? रमा जी ने भी दांत भींचते हुए कहा, अब सब
ये सब देखकर बहुत डर गए थे। गीता रोते रोते घर से बाहर निकल गई। सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। पेपर्स पर भी पूरे हो चुके थे, जिसमें रमा जी ने अपने दोनों बेटों को बेदखल कर दिया था और 1-1 लाख की पेनल्टी अपनी मां पर किए अत्याचार के कारण दोनों बेटों को देनी पड़ी, जिससे अब उनके पास 6 लाख की रकम हो चुकी थी और अब बेटा बहू को उनके घर से निकालकर उनका घर भी खाली करा लिया था, जिसमें रमा देवी जी अपने भांजे दीपक के साथ रहने लगी थी। रमा जी दीपक के साथ ही बाहर जाना चाहती थी, तो दोनों ने अपनी पेरिस जाने की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर व्यवस्था कर ली थी। पूरे 2 महीने बाद रमा जी और दीपक पेरिस के लिए निकल पड़े। आज मेरा सपना साकार होने जा रहा है। मेरे बचपन का सपना आज 60 सालों में पूरा होने जा रहा है। मैं आसमान की ऊंचाइयों में हूँ। ये सब रमा जी हवाई जहाज में बैठे बैठे सोच रही थी। जब रमा जी एफिल टावर के पास पहुंची तो उनकी आंखों में खुशी और दुख दोनों के आंसू थे। दुख इस बात का कि ना जाने किस तरह से आज मैं यहाँ खड़ी हो पाई हूँ, और खुशी इस बात की कि आज मेरा सपना साकार हो गया। भगवान, तूने मेरा साथ दिया, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। रमा जी एफिल टावर को अपनी बूढ़ी आंखों से निहारती रही और खुश होती रही। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सपने छोटे हों या बड़े, बच्चा देखे या बूढ़ा, उनको पूरा करने वाला ऊपर वाला ही है। बूढ़ों के भी अरमान होते हैं, उनके भी सपने होते हैं। अगर माता पिता अपने बच्चों का हर सपना पूरा करते हैं तो बच्चे बुढ़ापे में उनके सपनों को ये कहकर क्यों टाल देते हैं कि इस उम्र में ये सब सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। सपना किसी भी उम्र में पूरा किया जा सकता है। जैसे रमा जी अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए और आज एफिल टावर पर खड़ी थी, उसे निहार रही थी और बहुत खुश हो रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।